आ जाओ, सबके हो गया, आ जाओ। भाई मोबाइल वोबाइल रख दो साइड में, आ जाओ। देखो बेटा, समझो बात को। फिजिक्स करनी है ना, 12 चैप्टर, मतलब 10 चैप्टर। नहीं 11 होगा आपके तो वैसे। आ जाओ बेटा। बेटा चैप्टर को ध्यान से देखना। ये चैप्टर जो है ना आसानी से समझ में नहीं आता, ठीक है ना, तो थोड़ी चीज़ों को ध्यान से समझना। 1 महीना चल रहा है? 1 महीने से चल रहा है ये? चलो बेटा, समझो बात को, है ना, मैं समझाता हूँ। बेटा देखो, दुनिया में है ना, हर किसी को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट बनाई गई है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वजन है ना, वजन है, तो वजन को हम किस में नापते हैं? केजीज, किलो में, ग्राम में, किलोग्राम्स एंड ग्राम में, ठीक है। लिक्विड है, जो बॉटल है आपकी, तो उसमें हम किस में नापते हैं? मिलीलीटर्स, लीटर्स में नापते हैं। ऐसे ही बेटा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को नापने की यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी को नापने की यूनिट को हमने क्या बोला? कुलोम्स। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ भाई। हो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखें तो नापने की यूनिट को हम क्या बोलेंगे? कुलोम्स, ठीक है ना। तो कुलोम्स जो है ना, बेसिकली ये हमारे साइंटिस्ट का नाम था, और उन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए एक यूनिट क्रिएट करी। मेजर करने के लिए क्या करी बेटा? क्या करी? यूनिट क्रिएट करी। तो बेसिकली यूनिट इज व्हाट? टू मेजर दी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो बेटा हमें मेजर करने के लिए क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्जेस की, कि बेटा बेसिकली वो क्या करे, हमने यूनिट बनाई को क्या बोला बेटा? कुलोम्स। क्या बोला? कुलोम्स, ठीक है। दुनिया में दो प्रकार के चार्जेस हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है ना, बेसिकली वो प्रोटॉन कैरी करते हैं। वो कौन कैरी करता है? प्रोटॉन्स कैरी करते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कैरी दी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी दी नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है अपन को इसमें? अब बेसिकली ये चार्ज को कैरी कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि भैया चार्ज को कैरी करने के लिए मैं यूनिट बना चुका हूँ, कि क्या है? कुलोम्स। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में कितने कुलोम्स? जैसे मान लो भाई, यूनिट बना दी अपन ने, जैसे मान लो आपके हाथ में बॉटल है, तो बॉटल जो है बेसिकली मैं इसको बोलूं कि भैया बताओ कितने लीटर की बॉटल, कितने कुलोम्स की। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बेटा पूछा कि भैया एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज। तो बेटा पता चला कि जो एक प्रोटॉन होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम्स, ठीक है। ये चार्ज होता है, ये होता है पॉजिटिव में। और वहीं एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? सेम, बट नेगेटिव में। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी? तो मैंने आपसे पूछा कि भैया कितना चार्ज है, तो चार्ज को नापने के लिए हमने एक मेजरमेंट बनाया, कि मेजरमेंट होगा कुलोम्स के अंदर। और मैं बोला कि भैया एक प्रोटॉन के अंदर कितना कुलोम्स? तो बोला गया भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, यानी कुलोम्स एक प्रोटॉन के अंदर चार्ज होता है। वहीं हमारा सीबीएसई का पहला क्वेश्चन आ गया, 2006 का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहला क्वेश्चन ही हमारा आता है कि बताओ कि हमें अगर 1 कूलम चार्ज बनाना है, टोटल 1 कूलम चार्ज बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए? समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? बता दो। गलत। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भैया आपकी बोतल के अंदर आपको कोई छोटे छोटे से ना, आपको मैंने दे दिए, मान लो कंचे दे दिए, छोटे कंचे, और मैं आपको बोला कि भैया कंचा जो है ना वो इतना वॉल्यूम का है। अब आपको पूरी बोतल भरनी है कंचों से, तो बताओ कितने कंचे लग जाएंगे? भाई आपको क्या करेंगे अपन? भाई जो वॉल्यूम है हमारी बोतल का उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कंचे से, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास में? बॉल्स आ जाएंगे कि कितनी हमारी कंचे लगेंगे। भाई समझ में आ गया आप लोगों को? वही चीज है कि मैंने बोला कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, तो मैं अगर निकालना चाहूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लग जाएंगे, तो बड़ा इजी है सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे हमारे, हमें 1 कूलम का चार्ज बनाना है, 1 कूलम का चार्ज, और हर एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज होता है, तो डिवाइड कर दिया। आया समझ में? भाई हमारे एक प्रोटॉन में इतना चार्ज है या एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, ठीक है? वो तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, मुझे तो 1 कूलम चार्ज बनाना है, तो मैंने 1 कूलम चार्ज को डिवाइड कर दिया पर इलेक्ट्रॉन के कूलम के चार्ज से, कि 1 कूलम का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, डिवाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायरमेंट हो गए। सॉल्व कर सकते हो इसको? करके बताओ, और फिजिक्स स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना है, लेके बताओ। आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। कोशिश करो, नहीं आए तो मुझसे पूछो। नाइन्थ के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा ना, तो आता होगा सॉल्व करना। अब हट गया, तुमने तो पढ़ा है ना। और हटा के गलती किया, पता नहीं क्यों इजी बना जा रहे तुम्हारे, मत बकवास। 11 में जाके फिर पीसीएम पीसीबी लेने वालों के वो मौत आ जाती है, समझ नहीं आता है। भाई तू नहीं ले रहा, दुनिया तो ले रही है ना। हो गया। हो गया क्या? नहीं आया क्या आंसर? देखो बेटा, 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाएंगे, तो अपन ने सीखा था कि अगर ये हमारी ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी?
पॉजिटिव पावर, यानी कि जो हमारा नेगेटिव माइनस का 19 था वो पॉजिटिव 19 का बन जाएगा। नीचे बचा बेटा 1.6, क्या बचा बेटा 1.6। इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पे 10 ले आया, 10 को 16 से डिवाइड किया तो आंसर आता है बेटा 0.625। 10 को 16 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पर ये हमारा फिजिकल या फिजिक्स स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हमारा जो डॉट है ना बेटा ये एक नंबर के बाद आना चाहिए। तो बेटा मैं इसको 6.25 लेके आया, 6.25 लेके आया, और बदले में मैं यहाँ पे लेके आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको मेरे को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट को अंदर लेके आते हैं तो हम डिवाइड बाय 10 करते हैं। ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 19, तो आंसर क्या आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे एक कूलॉम चार्ज को, एक कूलॉम चार्ज को बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इतने लग जाएंगे। समझ में आया बेटा? इतने इलेक्ट्रॉन्स, बेटा बहुत बड़ी संख्या हो गई है, इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तब जाके बेटा हमारे पास में एक कूलॉम चार्ज बनेगा, एक कूलॉम चार्ज। कोई दिक्कत है भैया? आगे बढ़े। बेसिकली बेटा हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स को हम बेटा तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सम आर कंडक्टर्स, सम आर कंडक्टर्स, सम आर इंसुलेटर्स, सम आर इंसुलेटर्स एंड सम आर सेमी कंडक्टर्स। अभी बता रहा हूं ना। कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, और कुछ हमारे पास में सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे पास में सेमी कंडक्टर्स होते हैं। कुछ कंडक्टर्स, कुछ इंसुलेटर्स, और कुछ हमारे पास में सेमी कंडक्टर्स होते हैं। कोई दिक्कत है भाई? कंडक्टर वो मटेरियल है जो अपने थ्रू, बॉडी के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू क्या कर सकता है, करंट को पास कर सकता है। दे आर नोन एज कंडक्टर्स। जैसे मान लो मेरी बॉडी अगर मान लो मेटल की बनी हुई होती, आप यहाँ पे तार लगाते तो मेरे यहाँ इस हाथ तक करंट फ्लो करता। वहीं पे इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने थ्रू बॉडी के अंदर करंट को पास नहीं होने देते, फ्लो होने नहीं देते। अगर अब मान लो मेरी बॉडी अगर वुड की बनी हुई होती, लकड़ी की, ड्राई वुड की, आप यहाँ मुझे करंट लगाते तो मेरी बॉडी में इस हाथ पे करंट नहीं पहुंच पाता। वहीं सेमीकंडक्टर बेटा स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर्स होते हैं विच विल कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी, जो बेटा हमारे बिजली को कंडक्ट करेंगे एज पर दी कंडीशंस। कुछ कंडीशंस पूरी होने पर वो बिजली को कंडक्ट करते हैं, कुछ कंडीशन पूरी होने पर बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो बन जाते हैं इंसुलेटर्स, बन जाते हैं वो इंसुलेटर्स। समझ में आया आप लोगों को? मतलब कुछ सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए, उसको अगर पूरा किया तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास में, कंडक्टर। अभी इतना ही समझा सकता हूँ। जरा समझने के लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, सीधे सीधे आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक ब्रांच ऑफ हमारा बीटेक, ठीक है, सेमीकंडक्टर समझने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? कंडक्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। हाँ मैं ये बोलूंगा एक्सेप्शन देयर हैं, एक्सेप्शंस होते हैं बेटा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स हमारे होते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स और कुछ अलॉयज, मेटलॉइड्स और कुछ अलॉयज जो होते हैं बेसिकली दे आर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। हाँ जैसे सिलिकॉन मेटलॉइड है ना, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं पूरी तरीके से, ना नॉन मेटल की, उनकी प्रॉपर्टी दोनों मिक्स होती है, ठीक है।
कोई दिक्कत है भाई? अगर हम मेरे बच्चों बात करें कि मेटल में ऐसा क्या है जिस कारण से ये बेटा क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू करंट को पास कर सकते हैं, मेटल में ऐसा क्या है? भाई कर सकते हैं, हमें पता है। तो इनके पास में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इनके पास में? यानी कि इनके पास में ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकते हैं, वो फ्री है, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। वहीं बेटा इंसुलेटर के पास में क्या होते हैं? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस कारण से वो बिजली को पास नहीं कर सकते। और मेटलॉइड्स की कहानी बेटा मैं आपको बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बीटेक पढ़ानी पड़ेगी आपको। क्यों पढ़ना है आपको, अभी यही समझ लो। हालांकि बताता हूँ, मेटलॉइड्स जो होते हैं ना बेटा, स्पेशल टाइप के हमारे क्या होते हैं, कैटेगरी है, जहां पर सर्टेन कंडीशन पूरी होने पे बेटा ये करते हैं, फ्लो कराते हैं करंट को। अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही फ्लो कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। ठीक है ना? जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करता है, अदरवाइज वो इंसुलेटर की तरह काम आता है। और क्योंकि बेटा सिलिकॉन ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, तो जितने भी घड़ी से लेकर एरोप्लेन तक की जो चिप्स बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन की बनी हुई है। चिप मतलब पीसीबी, पीसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। कंप्यूटर में नहीं देखा ग्रीन कलर का कैलकुलेटर तोड़ा होगा कभी? कैलकुलेटर में देखो ग्रीन कलर की चिप होती है, मोबाइल में भी ग्रीन कलर की चिप होती है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी पूरा ग्रीन का बना होता है। ऐसे आपके मोबाइल में भी सब जगह जहां पे भी बेटा हमारा कैलकुलेटर तक यूज हो रखा है ना, वहां पे वो ग्रीन चिप होती है और वो सिलिकॉन की बनती है, और उसकी पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। अरे यहां तक की कहानी समझ मारी ना आप लोगों को? नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, मटेरियल हो गया हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में भैया इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में स्टैटिक, और एक होती है करंट। इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है बेटा करंट। सर स्टैटिक और करंट में क्या फर्क है, क्या क्या होती है? तो बेटा बहुत आसान है। अगर हम स्टैटिक की बात करें ना बेटा, स्टैटिक की, तो ये वैसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो बेसिकली क्या होता है कि एक बार इलेक्ट्रिक चार्जेस एक सरफेस से दूसरी सरफेस जाकर रुक जाएंगे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुक जाना, स्टेशनरी। तो एक बार क्या होगा कि हमारे पास में एक सरफेस से चार्जेस निकल के एक जगह पे रुक जाएंगे, तो वो क्या बन गया? स्टैटिक। वहीं पे करंट में क्या होगा कि वो चार्जेस रुकेंगे नहीं, वो कंटिन्यू फ्लो करेंगे, मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जैसे ये पंखा है, इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव हो रहे हैं। क्या पंखा एक बार चल के रुक गया क्या? कंटिन्यू चल रहा है। ट्यूबलाइट एक बार रुक चल के बुझ गई क्या? कंटिन्यू फ्लो हो रही है। एसी एक बार चल के रुक गया क्या? पर हाँ कुछ स्टैटिक के एग्जाम्पल हैं जो कि आमतौर पे आप देखते हो। नहीं, करंट होती है। सर क्या होता है देखो समझाओ। आप एक प्लास्टिक का कॉम, आपने बचपन में किया भी होगा, प्लास्टिक का कॉम लिया होगा, बालों से रब किया होगा, और छोटे छोटे पेजेस किए होंगे हमारे, किसके? हमारे पेजेस किए होंगे, छोटे छोटे पीसेस किए होंगे पेजेस के, और उसको है ना अट्रैक्ट करा होगा। तो वो कौन सा होता है? वो स्टैटिक चार्ज होता है। क्या होता है वो? सर स्टैटिक चार्ज कैसे हुआ? तो बेटा जब आपने उसको अपने बालों से रब किया, भाई मेरे देखो ड्राइंग अच्छी नहीं है, पहले बता दो। ये कंगा है, लग नहीं रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मानना ही है। तो जब आपने बालों से रब किया, तो बेटा हमारे बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, और इसकी सरफेस पे है, फ्लो नहीं कर रहे, सरफेस में है। इसी कारण से बेटा जब आप कागज को पास में लेके आते हो तो कागज अट्रैक्ट होते हैं, कागज अट्रैक्ट होते हैं उससे। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल किसका है? स्टैटिक का। इसके अलावा एक और नेचुरल फिनोमिना है जो स्टैटिक का एग्जाम्पल है, बिजली गिरना। क्लाउड्स में जो बिजली होती है हमारे पास में भर भर के नेगेटिव चार्ज होती है, भर भर के नेगेटिव चार्ज होता है क्लाउड्स के अंदर,
भर भर के नेगेटिव चार्ज। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। और हमारी हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारी बिल्डिंग हो गई, या हम पेड़ पौधे हो गए, ये भर भर के क्या है, पॉजिटिव चार्ज के। क्या है ये? भर भर के पॉजिटिव चार्ज। जब क्लाउड इतना नीचे आ जाता है कि यहाँ पर एयर जो कि इंसुलेटर है वो भी इंसुलेटर नहीं रह के कंडक्टर बन जाती है कुछ समय के लिए, तो यहाँ से चार्ज जो होते हैं वो यहाँ फ्लो करते हैं, और जब यहाँ फ्लो करते हैं तो हमें वो दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और जब वो बहुत तेजी से फ्लो करते हैं तो आसपास की पूरे एयर को गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने के बाद में एयर का तुरंत एक्सपेंशन होता है, और जब तुरंत एक्सपेंशन होता है तो हमें सुनाई देता है थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कना, और उसके कड़कने के बाद उसकी आवाज, थंडर स्टॉर्म की आना, वो दोनों अलग अलग फिनोमिना है। ठीक है, कोई दिक्कत है हमारे पास में? कोई परेशानी है? ठीक है, हमारे के पहले के लोग जो थे ना बेटा, वो बहुत एडवांस थे। हाँ, बहुत एडवांस थे। आज भी कई लोग, आप जानते होंगे, कई लोग जो है वास्तुशास्त्र को मानते हैं, और पहले के लोग भी बड़ा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही क्या बनाया करते थे, घर बनाया करते थे। और कई घर आज भी आप गांव में जाते होंगे ना, तो आपको ऐसा मिलता होगा कि भैया मान लो, सपोज करो ये घर का मेन घर है, मेन मेन गेट है, यहाँ पे बगल में कुआं होगा बढ़िया, जहाँ से बढ़िया मस्त पानी निकालते हैं। यहाँ से एंटर लिया तो उनके रूम जो होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं कि आजू बाजू हर जगह होंगे, बीच में क्या होगा, तुलसी घर होगा, मतलब छत पूरी खुली होगी बीच में से। देखा होगा ना आपने, आजू बाजू जो है वो पूरी तरह घर है, और बीच में घर के अंदर पूरी छत है ही नहीं, खुली हुई है, और बीच में यहाँ पे तुलसी माता होती है जिसकी पूजा करती है भैया। तो बेसिकली तुलसी ऐसा पौधा है जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है। और पहले के लोग अपन से ज्यादा वैज्ञानिक थे, इस बात का सबूत ये है कि पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए। क्यों बनाए गए? बड़े सोच समझ के। क्योंकि पहले के जमाने के अंदर हमारी जो पूजा हुआ करती थी वो नेचुरल फिनोमिना की पूजा हुआ करती थी। पहाड़, अग्नि, वायु, जल, बिजली, बिजली गिरना। और बिजली गिरने से डिस्ट्रक्शन होता है भाई, अगर मान लो गिर गई तो पूरा घर, मिट्टी सब तबाह कर देगा, करंट लगेगा। तो लोगों ने इस तरीके से वास्तुशास्त्र का डिवाइड किया कि भैया बीच में क्या करो, भैया खाली रख दो। और क्योंकि तुलसी का पौधा हाईली पॉजिटिव चार्ज का होता है, एक तो एकमात्र ऐसा पौधा है प्लांट किंगडम के अंदर जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और दूसरा हाईली पॉजिटिव है, जिस कारण से जब भी बिजली गिरनी होगी और मान लो घर के किसी हिस्से पे गिरने वाली होगी तो तुरंत यहाँ गिरेगी बीच में। इसलिए उसका नाम ब्रह्म जगह रखी है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जहाँ पे सब चीज जो है अट्रैक्ट कर ले, सेंटर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको ब्रह्म बोलते हैं, तो वहां पे रखा गया। समझ में आ गया? तो हमारे लोग ज्यादातर ज्यादा वैज्ञानिक थे, आप लोग कम हो। चलो ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? स्टैटिक आ गया। करंट में क्या होता है? कंटिन्यूस फ्लो। तो अगर आपको लिखना है तो स्टैटिक में लिखो स्टेशनरी, स्टेशनरी, और करंट में लिखो फ्लोइंग। यहां पे कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, यहां कंटिन्यूस क्या है बेटा, स्टेश, रुका हुआ है, यहां पे कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है करंट। हमारा चैप्टर किस बारे में है? हमारा चैप्टर है करंट के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग जो है बस स्टैटिक की कहानी समझते हैं, पर पढ़ते क्या है पूरा करंट के बारे में, कि करंट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा क्या है, करंट समझना है अपन को। करंट क्या है वो समझना है। करंट का जो सिंबल है बेटा वो है आई। करंट का जो सिंबल है वो है आई। और करंट को जो नापते हैं अपन, जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज को नापने की यूनिट बना रखी है इंसानों ने। वजन को नापने के लिए केजी बना रखी है, वहीं यूके के लोग पाउंड बना रखे हैं। और वहीं की बेकरी से कॉन्सेप्ट आया, इसलिए आपके केक आज भी पाउंड में मिलते हैं, नॉट इन केजीज। समझ में आया आप लोगों को? तो हर किसी को नापने की यूनिट बना रखी है। वैसे बेटा इस करंट को नापने की यूनिट बना रखी है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। उस एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। उस एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। भाई करंट का सिंबल है आई, और करंट को नापने की यूनिट है उसका सिंबल है एम्पियर। समझ में आया आप लोगों को? जैसे मैं आपको बताऊं, अपन लोग ऐसे लिखते हैं 1 किलोग्राम। अब किलोग्राम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो इसको लिख दिया 1 kg।
तो केजी इज द सिंबल ऑफ किलोग्राम। सिमिलरली करंट का सिंबल एम्पियर है, तो एम्पियर इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, उस जगह क्या लिख देंगे अपन, ए लिख देंगे। सॉरी, करंट की ऐसा यूनिट है, ये हमारी एम्पियर है, तो एम्पियर का जो हमारे पास है सिंबल है वो क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, अब भैया इसको इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे भैया हम करंट को नापते हैं? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को नापते हैं? एमीटर। क्या बोलते हैं उसको? एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो नाप सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। कोई दिक्कत है भैया? कोई परेशानी है आपको? अभी यहां पे नोट्स में लिख लो कि एम्पियर को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं, इज ऑलवेज कनेक्ट, इज ऑलवेज कनेक्टेड, कनेक्टेड इन सीरीज, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अभी के लिए लिख लो बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी जब अपन पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, तब इसको हम समझेंगे दोबारा से। ये लाइन लिख लो, इसका मतलब समझेंगे आने वाले 3-4 क्लासेस बाद, कि हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? सर मेरे मन में एक सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं ये बोल रहा हूं, दुनिया में हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो वुड हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो ग्लास हो, कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, सबके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। बेटा बात को समझ लो, कहानी सुना रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबके पास में इलेक्ट्रॉन है, पर कुछ चीजें तो फ्लो करवा रही है, कुछ चीजें फ्लो नहीं करवा रही। बात समझ में आती? चलो ठीक है भाई, फ्लो करवाना ही है। अगर मान लो फ्लो करवा रही है तो वो तो कंडक्टर बन जाएगा, नहीं करवा रही है तो भैया इंसुलेटर बन जाएगा। पर ये समझ नहीं आ रहा कि फ्लो कराने वाला कौन ताकत लगा रहा है जो फ्लो करवा रहा है। क्योंकि हमारे न्यूटन भाई साहब 9th क्लास में ये बोल के गए हैं कि भैया कोई भी चीज रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अरे भैया मान लो यहाँ पे पेन रख के गए आप, और कल भी आए उसी जगह मिलेगा पेन, जब तक उस पर कोई छेड़े ही नहीं, उस पेन को धक्का नहीं मारे, तो वहीं की वहीं रहेगी। अब वही कहानी यहाँ पे आती है कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव अपने आप थोड़ी ना करेंगे, अरे कोई तो ताकत लगा के पुश करेगा उसको। तो वो ताकत कौन लगा रहा है? प्रोटॉन लगा रहा है। तो प्रोटॉन क्यों लगाएंगे भाई? भाई अगर मान लो बिजली को, सपोज करो बेटा, बिजली को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, फ्लो करना है उसको। हर एक किसी के पास में करंट, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां से यहां जाना है, फ्लो करना है। तो फ्लो जो है वो क्यों करेगा, किस लिए करेगा, कौन ताकत लगा रहा है? तो बेटा ताकत लगाता है वोल्ट, ताकत लगाता है पोटेंशियल। क्या लगाता है बेटा? पोटेंशियल। बेटा आप कहानी समझ लेना, इसी में क्लास खत्म हो जाएगी। पोटेंशियल, ताकत कौन लगाता है? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल समझ में नहीं आता स्कूल में, और यहीं से चैप्टर का आपका फ्रेम खत्म हो जाता है। पोटेंशियल समझना, मैं आपको जैसा समझा रहा हूं वैसा समझ लेना। मैंने आपको बोला ताकत लगाना, तो पोटेंशियल ताकत लगाने का गेम है। यानी बिना पोटेंशियल के, बिना पोटेंशियल के क्या करंट फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ में आ गया आप लोगों को लॉजिक, कि बिना फोर्स के भैया करंट फ्लो ही नहीं करेगा। फ्लो नहीं करेगा तो भैया करंट हमारा बना ही नहीं, मतलब चला ही नहीं वो तो। अब मान लो कोई भी एक सेल है, कोई मान लो ये सेल है, जैसे मेरे हाथ में ये सेल है, ठीक है ना, इसके अंदर लिखा है कि ये जो सेल है ना बेटा, ये 1.2 वोल्ट का है। वी, वोल्ट का सिंबल होता है वी। इसका मतलब क्या होता है कि इसके जो एक एंड है और जो दूसरा एंड है, इसके बीच में एक कहीं ना कहीं ढलान बनी हुई है, ढलान। और ये ढलान जो है ये मेक श्योर करती है करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। समझ में आया? समझाता हूं, टेंशन मत लो। मायन स्कूल में पढ़ते हो ना तुम लोग, तो मायन स्कूल से आगे निकल दाना पानी जानते हो ना, तो ये हमारा दाना पानी है।
दाना पानी से एक रोड जा रही है सीधे नीचे, फिर ऊपर। हाँ, जहाँ मंडी लगती थी, पकड़ गया तू। हाँ, ये माइंड वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आता है इनको, वोल्ट वाला। देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पे साइकिल चला रहे हो तो तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैं भी करता था, कि यहाँ साइकिल में अपन पेडल नहीं मारते, छोड़ देते हैं, अपने आप दौड़ती है ना। तो बाइक को भी तुम क्या मतलब, बाइक को भी तू दौड़ाता है क्या? छोड़ देता होगा, ठीक है ना। तो साइकिल अगर अपन दौड़ाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, साइकिल अपने आप नीचे तर 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 फुल स्पीड में, और स्पीड और बढ़ जाती है, जाती नहीं जाती। ऐसा ही सेल में होता है, ऐसा ही सेल में होता है। हमने क्या करा, दो टर्मिनल बनाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसको ढलान बना दी अपन ने। इसका पोटेंशियल नापा तो इसका पोटेंशियल था मान लो 6 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल नापा तो इसका पोटेंशियल था 7.2 वोल्ट। ये बन गई आर्टिफिशियल क्या, हमारी ढलान। अब कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो तर 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 करते कहाँ आ जाएगा, इसके पास। समझ में आया? कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो अपने यहाँ सीढ़ी चढ़ 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 यहाँ आ जाएगा। कभी ऐसा होगा कि अपने आप करके ऊपर पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। यही क्रिएट होता है सेल के अंदर भी, यही क्रिएट होता है सेल के अंदर। ये इसका बेटा यहाँ देखो ऊपर दिख रहा है पॉजिटिव, और यहाँ नीचे देखो तो यहाँ है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और जब मैं कोई वायर कनेक्ट कर दूंगा इससे, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पर वोल्ट पे डिफरेंस है, इसके पोटेंशियल ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस है। एक जो है वो 7.2 वोल्ट पे, एक जो है वो 6 वोल्ट पे, यानी कि 1.2 वोल्ट की ढलान है। तो इसलिए करंट आराम से फ्लो करेंगे, और जो रास्ता हम देंगे उस रास्ते से फ्लो करेंगे, जैसा वायर लगाएंगे उस रास्ते में फ्लो करेंगे। अब वायर में यहाँ बल्ब लगा दिया तो बल्ब जल उठेगा, यहाँ पे छोटा सा फैन लगा दिया तो फैन चल उठेगा, यहाँ छोटी सी मोटर लगा दी तो मोटर चल चल जाएगी। पर आप सोचो कि यहाँ हम तो एसी चलाएंगे इससे, तो नहीं चलेगा। है जी। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल ढलान क्रिएट कर दी है, तो इसी को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और दो टर्मिनल, दो पॉइंट के आपस के पोटेंशियल को माइनस कर दो तो क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्ट बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये तो पोटेंशियल हो गया हमारे पास में, दो तो पोटेंशियल बन गए, ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल। और जैसे ही मैं दोनों के पोटेंशियल को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि दो टर्मिनल है और उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो बताओ करंट फ्लो कर रहा होगा क्या? नहीं करेगा। पर अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल जो है उसमें डिफरेंस में कुछ आ रहा है, जैसे मान लो 10 वोल्ट ही आ रहा है, तो करेगा क्या? ठीक है, चलो यहाँ तक बना लिया आप लोगों ने। जल्दी जल्दी करो, लास्ट की बातें करनी है मुझे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ।
भाई हो गया क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलो, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। चलो बेटा, इंडिया में किस तरीके से बिजली बनाते हैं और कैसे बिजली को आपके घरों तक पहुंचाते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से समझते हैं। ठीक है ना? समझो बात को। अगर मेरा, समझ लो बेटा, बेटा समझ लो, हाइड्रो स्टेशन की बात करूं, जहां पे बेटा हमारे पास डैम बने हुए होते हैं, उस डैम से बेटा पानी छोड़ा जाता है, जिससे बेटा नीचे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। ठीक है ना? तो हाइड्रो स्टेशन में इस तरीके से बिजली बनती है। जो बिजली बनती है ना, वो बेटा मेगा वॉट्स में बनती है। मेगा वॉट्स मतलब मैं आपको बताऊं तो करीबन 12 मेगा वॉट्स की बिजली वहां बनती है, करीबन। एवरेज मान लो हर डैम की है। हाँ, एक दिन में क्या, ये पर सेकंड का है। ठीक है। हाँ, आंसर, ये मल्टीप्लाई किया ना इसको 5000 को 909 से। ठीक है। हाँ, 10 की पावर 6, मतलब लाख हो गए। तो ये 12 लाख वोल्ट हो गए, मतलब मैं लिख देता हूँ, 12 लाख वोल्ट हो गए। 12 लाख नहीं, सॉरी, 1 करोड़ 20 लाख हो गए ना, 10 की पावर 6। तो हाँ ठीक है। तो इतना वोल्ट की बिजली वहां बन रही होती है। अब हाइड्रो स्टेशन है भाई वहां पे। अब मुझे हाइड्रो स्टेशन से सारी बिजली को भेजना है स्टेशन पे, जयपुर स्टेशन बिजली पे। ठीक है ना? तो वहां से जाएगी तो कहाँ जाएगी बेटा, हमारे पास में वोल्ट डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वहां पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ फ्लो करें, यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाओगे तो हमारे पास में स्टेशन आता है, हमारे पास है हीरापुरा स्टेशन। वहां पे जो बिजली विभाग का जो हमारा जो घर बना हुआ है, वहां पे बनेगी करीबन 8 लाख का वोल्ट है वहां पे स्टेशन पे। अब मुझे स्टेशन से भेजना है सब स्टेशन, यानी कि निमाड़ नगर आपके। निमाड़ नगर में जो है वो 4 लाख का है। और 4 लाख वोल्ट से वो हाई टेंशन बनी हुई है, जैसे यहाँ पे अपने इधर हाई टेंशन बनी हुई है। वो सबसे ऊपर वाला तार जो होता है, सबसे ऊपर वाला, वो 4 लाख वोल्ट का तार होता है। वहां से कहाँ जाएंगे, आपके घरों के पास के ट्रांसफॉर्मर में। वो कितने वोल्ट का होता है, 10,000। ये ढलान क्रिएट कर रहे हैं बेटा अपन, समझ रहे हो ना आप? ढलान। और आपके घरों में जो वोल्ट होता है, जो स्विचों में होता है, वो कितना होता है, 220। ढलान देख रहे हो आप लोग? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ये पता चलता है कि हाँ हमें यहाँ जाना है इस रास्ते, तभी वो आपके घर में जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को? वैसे कोई ढलान नहीं है कि फिजिकली कोई ढलान है, पर ये हमने तारों में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ढलान को क्रिएट कर रखा है, जिस कारण से करंट जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बेटा अगर मान लो आपके घर में ज़्यादा एसी चलते हैं तो आप लाइन 3 ले लोगे, उसको 3 फेज बोलते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो 220 वोल्ट का एक फेज ले लिया आपने, एक एसी है, 2 एसी चल जाएंगे। आपको ज़्यादा लोड चाहिए तो 2 फेज ले लोगे, ज़्यादा चाहिए तो 3 फेज ले लोगे, और ज़्यादा चाहिए तो आपका जो लॉट, जो तार का मोटाई है ना, वो बढ़वा दोगे आप। 20 किलोवाट पे चले जाओगे, फिर उस पर चले जाओगे, ऐसे लोड कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो वोल्ट की बात कर रहे हैं, वोल्ट मतलब ढलान की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से बेटा क्या होता है, हमारे घरों में बिजली पहुंचाई जाती है, आपके घरों तक बिजली पहुंचती है। और आपका जो भी मोबाइल है या कोई भी अपने अप्लाइंसेज हैं, भारत के अंदर सारे अप्लाइंसेज जो हैं वो 220 वोल्ट की बिजली से चलते हैं। चाहे आपका मोबाइल का चार्जर हो, चाहे एक ट्यूबलाइट हो, चाहे एक एसी हो, चाहे बोर्ड हो, कुछ भी हो, वो 220 वोल्ट की ही किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। दो- हाँ, प्रॉब्लम करेगा ना।
आपने देखा होगा कि इन एसी से पहले एक स्टेबलाइजर मशीन लगा करती थी। कभी कभार बिजली जो है बहुत ज़्यादा आ जाती थी ना, तो स्टेबलाइजर मशीन उसको कंट्रोल कर लेती, नहीं तो आपके इंस्ट्रूमेंट को खराब, आपके इक्विपमेंट को खराब हो जाते थे, उनका वो कैपेसिटर फट जाया करते थे अंदर वाले पीसीबी के, फटाक। ठीक है ना। ज़्यादा बिजली जाएगी, ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो भैया दिक्कत होगी। कोई दिक्कत है बेटा हमारे? चलो, यहाँ तक कहानी अपन ने पढ़ ली है बेटा, आगे कहानी अपन कल पढ़ेंगे। अभी मैथ्स निकालो।